आज पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में। हमारा जो डिस्कशन होगा वो मेनली बेस्ड होगा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और वो कहाँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, तो उसमें भी आपको हेल्प हो जाएगा। तो अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि स्ट्रेस और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाइए, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल के लिए, वी आर रीडिंग दिस फॉर डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ डायग्राम आप पहले बनाइएगा, ठीक है। इसमें सारे को देख लीजिए कि कहाँ कहाँ ऐसे करके ये गया यहाँ पे, फिर नीचे गया, फिर ये स्ट्रेट, फिर ऐसे करके, ठीक है। अब आपको बोलेगा ना कि इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो मार्क कीजिए, तो आप इस तरीके से कुछ मार्क कीजिएगा। फिर उसके बाद ना वो इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स का ना सिग्निफिकेंस पूछेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसका मतलब होता है। तो यू हैव टू टेल ऑल द मीनिंग, ऑल द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो लेट्स सी, तो इस तरीके का डायग्राम बनाएगा। तो ये ओ से स्टार्ट होगा और ओ से ए तक जो है ना वो इलास्टिक जोन है, ठीक है। इलास्टिक जोन बोलने का मतलब है कि यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड रहेगा, यानी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और यदि आप इसमें से ओ से ए तक के बीच में कहीं भी अगर आप स्ट्रेस को या लोड को आप हटाएंगे तो मटेरियल वापस रिगेन कर लेगा अपना शेप, मतलब ये फुल्ली इलास्टिक मटेरियल जैसा बिहेव करेगा जीरो से ए तक, ठीक है। इस ए पॉइंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब इस पूरे जोन में या यहाँ ए तक ये जो है ना स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है, यानी हुक्स लॉ वैलिड होंगे। इनडायरेक्ट वे में आप ऐसा बोल सकते हैं। तो दिस ए पॉइंट इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट। नाउ व्हाट हैपेंड इफ यू इंक्रीज द स्ट्रेस, देन द कर्व्ड गोज टू पॉइंट बी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे स्ट्रेन हल्का सा अचानक से बढ़ जाता है, ठीक है। इस बी पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक हुक्स लॉ वैलिड होता है, उससे ज़्यादा अगर आप लोड स्ट्रेस लगाएंगे तो क्या होगा ना कि उसमें स्ट्रेन में एक सडन सा चेंज आएगा, मतलब स्ट्रेन थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। पहले क्या हो रहा था, पहले प्रोपोर्शनल से ही बढ़ रहा था, लेकिन प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद अगर आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे ना तो स्ट्रेन थोड़ा ज़्यादा, एक थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा और बी पॉइंट तक ये चीज़ होगा। और बी पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है। रीज़न क्या होता है ना, इलास्टिक लिमिट का रीज़न अगर आपसे पूछे तो आप इस तरीके से बताइएगा कि उसमें जो होता है ना, जो मटेरियल होता है उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो डिसलोकेट करते हैं, वो स्लाइड करते हैं, ठीक है। और स्लाइड कैसे करते हैं, तो बी का रीज़न बता रहे हैं कि जो मटेरियल है ना आपका, मटेरियल क्या होता है, यानी जो भी डक्टाइल मटेरियल है जैसे स्टील तो उसके मटेरियल स्लाइड करते हैं इन ऑब्लिक प्लेन, ठीक है। तो ऑब्लिक प्लेन में स्लाइड करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है ना, और ये होता है किसकी वजह से, ये शियर स्ट्रेस की वजह से होता है। मतलब मटेरियल, ये मटेरियल है आपका, तो इसका ये जो प्लेन है ना, कोई भी टेढ़ा सा पेन, ठीक है, आप तो स्ट्रेस ऐसे लगाइएगा, ठीक है। तो ये जो है ना ये ऑब्लिक प्लेन कहलाया, ये ऑब्लिक प्लेन कहलाया। तो इसमें मटेरियल जो है ना उसके मॉलिक्यूल स्लाइड होते हैं, और किसकी वजह से होते हैं, शियर स्ट्रेस की वजह से। इसके रीज़न के कारण क्या होता है ना कि स्ट्रेन थोड़ा तेज़ी से बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना कि इस मटेरियल तक भी अगर आप फिर से अगर आप लोड हटा दीजिएगा ना तो वापस अपना शेप रिगेन कर लेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इलास्टिक, इसीलिए इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। बहुत सारे मटेरियल में ए और बी पॉइंट दोनों कॉन्साइड करता है, या उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग ओवरऑल पढ़ रहे हैं तो हम लोग सारे पॉइंट्स को लेंगे, ठीक है। तो किसके लिए सिग्निफिकेंट होगा, तो जैसे मान लीजिए ना कि लो कार्बन स्टील है, तो लो कार्बन स्टील में ये दोनों पॉइंट आपको आसानी से दिखेंगे। या फिर हॉट रोल्ड स्टील है, ठीक है, तो हॉट रोल्ड स्टील रहेगा ना, उसमें भी आपको ये दोनों पॉइंट, प्रोपोर्शनल लिमिट वाला पॉइंट और इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट दोनों दिखेगा आसानी से, ठीक है। रीज़न आपको पता चल गया कि इसके मटेरियल स्लाइड करते हैं ऑब्लिक प्लेन में, इसके कारण स्ट्रेस हल्का सा बढ़ाने पर स्ट्रेन तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ना कि उसके बाद स्ट्रेस बढ़ाइएगा ना तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, ठीक है। और ये सी पॉइंट पे पहुंचेगा। सी पॉइंट मतलब हो गया आपका इल्ड पॉइंट, ठीक है। सी पॉइंट को बोलते हैं इल्ड पॉइंट, ठीक है। जब सी पॉइंट पे पहुंच गए ना तो ये इल्ड पॉइंट आ गया, मतलब यहां से आपके बाद इल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। इल्डिंग का मतलब क्या है, मटेरियल का ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ मटेरियल स्टार्ट्स, ब्रेकडाउन ऑफ मटेरियल स्टार्ट्स।
ब्रेकडाउन का क्या मतलब है, सी पॉइंट हो गया अपर यील्ड पॉइंट, या इसको यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं। यहां से मटेरियल का ब्रेकडाउन स्टार्ट होने का मतलब है कि इफ यू रिमूव द लोड देन मटेरियल डू नॉट रीगेन इट शेप, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, बी पॉइंट तक इलास्टिक लिमिट तक तो मटेरियल वापस आ गया था, रिगेन कर गया था। ठीक है, लेकिन अगर आप सी पॉइंट तक पहुंच गए ना तो वो फिर ना ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये इल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। इल्डिंग मतलब ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल, एंड आफ्टर रिमूविंग द लोड इट कांट बैक इनटू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन या ओरिजिनल साइज, मतलब वो वापस अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ये सी पॉइंट है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद भी अगर आप लोड लगाइएगा ना तो क्या होगा ना कि इसके बाद ना स्ट्रेन तो होगा बट स्ट्रेस में सडन डिक्रीमेंट होगा। देख लीजिए यहाँ पे डीप आ रहा है एक। रीजन क्या है, रीजन इसका ये है, यहाँ पे डीप आने का रीजन क्या है कि सी पॉइंट यील्डिंग पॉइंट था, यहाँ पे आपने मैक्सिमम स्ट्रेस लगा दिया तो मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स थे ना बीच में इंटरस्टियल साइट पे, जो कार्बन या नाइट्रोजन जो बीच बीच में थे वो ब्रेक डाउन हो गए, वो बहुत मुश्किल से पहले हट रहे थे। सी पॉइंट से पहले वो लोग हिल नहीं रहे थे, लेकिन आप अगर सी पॉइंट पे पहुंचे तो इंटरस्टियल साइट पे जो कार्बन और नाइट्रोजन के एटम थे ना वो हिल गए ना, तो अब वहां से डिफॉर्मेशन आसानी से होने लगा। ठीक है, उसके बाद डिफॉर्मेशन और इजीली होने लगा, पहले नहीं हो रहा था, इसीलिए अपर यील्ड पॉइंट का स्ट्रेस जो है दिखेगा ज़्यादा है और लोअर यील्ड पॉइंट का स्ट्रेस कम है। ये गैप आपको देखने को मिलेगा। तो रीज़न क्या है कि जो कार्बन और नाइट्रोजन के एटम थे वो हिल गए, वहाँ से वो डिसलोकेट हो गए, तो अब जो है ना अब आसानी, अब कम ही स्ट्रेस पे स्ट्रेन होने लगेगा। डी से ई पॉइंट तक जो है ना ये वाला रीज़न, ये है इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन मतलब यहाँ पे स्ट्रेस आप कांस्टेंट रखे हैं लेकिन मटेरियल में स्ट्रेन लगातार आते रहेगा, मतलब कांस्टेंट स्ट्रेस पे डी पॉइंट है लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट मतलब आपका अब स्ट्रेस कम ही लगाइएगा और इसमें कंटिन्यूअस स्ट्रेन आने लगेगा। रीज़न क्या है कि अब जो दिक्कत कर रहा था एटम, जो कि इसको साइज बढ़ने में जो दिक्कत कर रहा था वो अपर यील्ड पॉइंट पे उसको हम ओवरकम कर गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि अब मटेरियल आसानी से अपना साइज जो है वो बढ़ेगा, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये जो रीज़न है ना इसको बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब प्लास्टिक जैसा एकदम डिफॉर्म होगा। स्ट्रेस अब फिक्स है, देख रहे हैं एकदम, स्ट्रेस क्या है इसके सामने, यहाँ पे भी इस स्ट्रेन के लिए भी सेम स्ट्रेस, इस स्ट्रेन के लिए भी सेम स्ट्रेस। स्ट्रेस फिक्स है, मटेरियल में कंटिन्यूअस स्ट्रेन आने लगेगा, मतलब प्लास्टिक जैसा बिहेव करने लगेगा ई पॉइंट तक। उसके बाद अगर आप मान लीजिए स्ट्रेस अभी भी नहीं बढ़ा रहे हैं, तो मटेरियल जो है ना, अगर आप इसी पॉइंट पे अगर आप स्ट्रेस नहीं बढ़ा रहे हैं, जो स्ट्रेस है यहाँ का वैल्यू जो भी है उतना ही रख रहे हैं, तो ये लगातार स्ट्रेन इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होते रहेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, और कब तक बढ़ेगा, अल्टीमेट पॉइंट तक बढ़ेगा। मतलब ये जो है ना अब स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों बढ़ेंगे, कहाँ तक, यू तक। ये अल्टीमेट पॉइंट है, मतलब मैक्सिमम इतना स्ट्रेस ये सह सकता है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस है। ठीक है, और ये जो रीज़न है इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग, मतलब मटेरियल जो है ना इसमें स्ट्रेन के कारण स्ट्रेन हार्डनिंग तो आपको पता होगा, जिसमें क्या होता है कि स्ट्रेस बढ़ने पे उसका जो ताकत है फेल होने का वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये ई पॉइंट से यू पॉइंट तक मटेरियल जो है वो स्ट्रेन हार्डनिंग करेगा। यू पॉइंट के बाद ना नेकिंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब नेकिंग यू पॉइंट के बाद ही बिगिन हो जाएगा। नेकिंग मतलब क्या होता है, आपका ये मटेरियल है तो इसमें कुछ इस तरीके से नेक का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब आप इसको ऐसे देख सकते हैं, मतलब ऐसे थोड़े से ना यहाँ पे डिफॉर्मेशन नेक बनने लगेगा यू पॉइंट के बाद। ठीक है, नेक बन गया मतलब मटेरियल आपका टूटने लगा, और फिर भी अगर आप स्ट्रेस बढ़ाते रहेंगे तो या स्ट्रेस लगाते रहेंगे तो एफ पॉइंट पे आके ये फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ही ये फ्रैक्चर हो जाता है। मतलब देखिए मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगा। यू मतलब हो गया अल्टीमेट, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, मतलब इससे ये मैक्सिमम स्ट्रेस है, ये सह सकता है। ठीक है, ई से लेके यू तक स्ट्रेन हार्डनिंग होगा, मटेरियल का जो एनर्जी है वो बढ़ेगा। ठीक है, यू पॉइंट तक मैक्सिमम सहेगा, उसके बाद नेकिंग स्टार्ट होते होते ये कहीं भी फेल हो जाएगा, यहाँ भी फेल हो सकता है। ठीक है, तो ये
स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।